तो बच्चों हमने चैप्टर शुरू किया था सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन और उसमें हम कर रहे थे सेल साइकिल। तो सेल साइकिल हमने बोला था दीज आर द सीरीज ऑफ इवेंट्स विच अ सेल अंडरगोज बिफोर डिवीजन। तो हमने सेल साइकिल में दो फेजेस किए थे, आई एंड एम फेज। आई लॉन्गेस्ट था जिसमें हमने 3 सब स्टेजेस की थी, G1, S एंड G2। G1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने कहा था कि इट इज द लॉन्गेस्ट फेज जिसमें सेल का साइटोप्लाज्म ग्रो करेगा एंड इसमें वो मॉलिक्यूल्स है जो वो सिंथेसाइज करेगा जो उसको आगे सेल ऑर्गेनेल्स बनाने के लिए चाहिए। आरएनए बनाएगा, प्रोटीन्स है जो उनको सिंथेसाइज करेगा और सेल का साइज ग्रो कर जाएगा। यहाँ पे हमने बोला था सेल के पास 3 ऑप्शंस है। एक तो वो एस फेज में एंटर कर जाए, सेकंड वो यहाँ पे वेट करे, एनर्जी कंजर्व करे और चेक जो है क्रॉस चेक उसको चेक पॉइंट को क्रॉस करके एस फेज में एंटर कर जाए, या फिर वो सेल साइकिल को लीव कर दे, डिफरेंशिएट हो जाए, G0 में एंटर कर जाए एंड वहां पे मे बी कि वो फिर कभी सेल साइकिल में एंटर ही ना करे। फॉर एग्जाम्पल हार्ट सेल्स है, नर्व सेल्स है, मे बी कि वो वापस सेल साइकिल में एंटर कर जाए इफ द सेल इज प्रोवाइडेड कि वो उसको बुलाए फॉर द डिवीजन, तो फिर से वो G1 में एंटर करके S में एंटर कर सकता है। तो G0 डिफरेंशिएटेड फेज होता है जहां पे सेल अपना स्पेसिफिक फंक्शन अटेन कर लेता है। अब वो वापस सेल साइकिल में आए या ना आए ये डिपेंड करता है कि वो सेल किस ऑर्गन का है, सेल टाइप के ऊपर डिपेंड करेगा, उसकी इन्वायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करेगा। आज हमने नेक्स्ट फेज डिस्कस करना है, दैट इज एस फेज। तो ये हमने किया था, दिस इज सेल साइकिल जिसमें इतना सा एम फेज है और ये है G1, दिस इज S एंड दिस इज G2 फेज। आज हमने करना है S फेज। काफी इंपॉर्टेंट फेज है ये। S फेज को हम बोलते हैं सिंथेटिक फेज। इस फेज में ना बेटे डीएनए है जो वो डुप्लीकेट होता है, डीएनए रेप्लिकेशन, डुप्लीकेशन occurs in this phase। जो डीएनए डुप्लीकेशन है वो क्या चीज है, देखो कि डीएनए जो हमारे क्रोमोसोम्स है ना बेटे, वो जब G1 में होते हैं तो उनके पास एक ही क्रोमेटिड होती है G1 में। सपोज हमारे पास 2 क्रोमोसोम्स है किसी सेल के पास, तो वो G1 फेज में ऐसे होंगे 2 क्रोमोसोम्स। जब ये एस फेज में एंटर करेगा और एस फेज में इसकी डुप्लीकेशन होगी डीएनए की, तो हर एक क्रोमोसोम के पास 2-2 क्रोमेटिड्स हो जाएंगी। ठीक है, मतलब कि G1 में 1C था, 1 क्रोमेटिड थी, G2 में एस फेज में जाके उसकी 2 क्रोमेटिड्स है जो वो प्रेजेंट हो गई। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, बट नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स यहाँ पे 2 क्रोमेटिड्स है और यहाँ पे 4 क्रोमेटिड्स हो गई। तो ये याद रखना है बेटे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स द सेम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स सेम, बट नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स इंक्रीजेस, डबल हो गया। डीएनए कंटेंट है जो वो डबल हुआ है, ना कि क्रोमोसोम्स डबल हुए हैं। ये तो हमने लिया था हैप्लॉइड सेल। अगर कोई डिप्लॉइड सेल है तो उसके पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, जैसे एक ये है और उसका होमोलोगस ये है सेम। सिमिलरली दूसरा क्रोमोसोम उनके पास है ये और उसका होमोलोग है ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो क्रोमोसोम्स है वो डिप्लॉयड ही हैं, दोनों के पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, ये G1 में है। एस फेज में जाके क्या हुआ, उन्होंने अपनी अपनी क्रोमेटिड्स बनाई, ये भी 2 क्रोमेटिड्स हो गया,
और इसका होमोलोगस के पास भी 2 क्रोमेटिड्स हो गई। सिमिलरली जो हमने छोटा दिखाया है उसके पास भी 2 क्रोमेटिड्स हो गई और इसके होमोलोग के पास भी 2 क्रोमेटिड्स हो गई। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि एक जो होमोलोगस पेयर है इसके पास 2 क्रोमेटिड्स है और अब इसके पास 4 क्रोमेटिड्स है। तो नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स 1C to 2C हो जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं 2C से कितना हुआ ये 4C, 4 क्रोमेटिड्स हो गए। ये 4 क्रोमेटिड्स बेटे, 2 और 2 4, ठीक है। अब यहाँ पे भी डिप्लॉयड नंबर है, यहाँ पे भी डिप्लॉयड नंबर है। यहाँ पे हम कहते हैं 2n is equal to 2, यहाँ पे भी हम 2n is equal to 2 बोलेंगे। एंड नंबर ऑफ ये बस याद रखना है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इंक्रीज नहीं होगा, नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स है जो वो इंक्रीज होगा। सपोज वो कहता है, एक क्वेश्चन दिया उसने अनियन का, सपोज इन अनियन number of chromosomes is 14. How many chromosomes will be present in G2 phase? Is 14 in G1 phase. तो G2 में जाने के लिए उसको S फेज क्रॉस करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने रहेंगे? 14 ही रहेंगे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इंक्रीज नहीं होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने रहेंगे? 14 ही रहेंगे। एंड अगर वो पूछ ले दैट इज इफ देयर इज 10 पिकोग्राम है ना, जो ये डीएनए को मेजर करने का मेजरिंग यूनिट्स है, जैसे हम मीटर सेंटीमीटर ऐसे करते हैं तो पिकोग्राम लिख लो। 10 picogram of DNA in G1 phase. Then find out the amount of DNA in G2 phase. तो G2 में एंटर करने के लिए उसको S फेज क्रॉस करना पड़ेगा। S फेज में हमने कहा डीएनए कंटेंट क्या हो जाना है? डबल। तो यहाँ पे वो S फेज में एंटर करने के बाद उसका डीएनए कंटेंट डबल हो गया। कितना हो गया? 20 पिकोग्राम्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स द सेम व्हाइल डीएनए कंटेंट इट डबल्स। तो 20 पिकोग्राम्स उसका डीएनए कंटेंट हो गया। एक तो बेटे जो S फेज है उसमें हुआ डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, दूसरा वहां पे हुआ डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल्स आल्सो। जो सेंट्रियोल्स होते हैं ना बेटे, ये हम वैसे सेल ऑर्गेनेल्स में करेंगे। सेंट्रियोल्स सेल्फ डुप्लीकेटिंग सेल ऑर्गेनेल्स होती है विच गेट डुप्लीकेटेड इन S फेज। These are self-duplicating cellular organelles। ठीक है, और तीसरा और क्या हुआ इसमें? There is also synthesis of histone proteins। जो हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं ये डीएनए की कॉम्पैक्शन करने में हेल्प करते हैं। इतना 2.2 मीटर लंबा डीएनए होता है जो सिर्फ माइक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो इतनी ज्यादा उसकी क्वाइलिंग होती है और वो कॉम्पैक्शन वो क्वाइलिंग कौन करता है? हिस्टोन प्रोटीन्स करते हैं। उनकी सिंथेसिस भी एस फेज में होगी। द प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्पैक्शन या कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। तो 3 काम हुए एस फेज में। डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, क्रोमोसोम नहीं लिखना, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल्स, एंड थर्ड देयर इज सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स। देन द सेल विल एंटर इन थर्ड फेज दैट इज G2 फेज। तो यहां से ये एस में डुप्लीकेशन के बाद, डीएनए रेप्लिकेशन के बाद G2 फेज में एंटर कर गया।
अब G2 फेज में भी सेल ग्रोथ है जो वो कंटिन्यू रहेगी। यहाँ पे अब सेल जो प्रोटीन्स है उनकी सिंथेसिस होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद सेल है जो उसने M फेज में एंटर करना है, डिवीजन फेज में एंटर करना है। तो इसलिए वो सारा रॉ मटेरियल बनाएगा जो उसको डिवीजन के लिए चाहिए, जो स्पिंडल बनाने के लिए चाहिए। तो वो सारा अपनी तैयारी करेगा एंड फिर ये एक यहाँ पे फिर से चेक पॉइंट होता है टू एंटर इन द M फेज। तो G2 फेज, G2 phase, cell growth continues, there is synthesis of proteins and molecules required for spindle formation, synthesis of rRNA, these are different types of RNAs, and the cell after completing G phase will enter in M phase, डिवाइडिंग फेज में वो एंटर कर जाएगा। ठीक है, तो अगर बेटे अब पूरा का पूरा आप ये साइकिल देखो तो यहाँ पे कोई भी विजिबल चेंज है जो क्योंकि क्रोमोसोम्स है जो वो भी कंडेंस्ड फॉर्म में ही प्रेजेंट है, तो हमें नहीं पता चलेगा कि क्रोमोसोम्स है जो वो उसकी दो क्रोमेटिड्स है या एक क्रोमेटिड है, वो हमें जब ये M फेज में एंटर करेगा तब पता चलेगा। तो इस पूरे फेज में G1S एंड G2 में कोई भी विजिबल चेंज नहीं हुई, इसलिए हम इसको बोलते हैं इट इज इनएक्टिव फेज, बट मेटाबॉलिकली इट इज हाईली एक्टिव फेज, क्योंकि इसमें सेल है जो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है फॉर डिवीजन। ये तीनों लिख देने आपने, G1 में ये हो रहा है, इसमें ये हो रहा है, G2 में ये हो रहा है। तो क्योंकि वो सिंथेसिस कर रहा है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है, इसलिए हम इस फेज को इनएक्टिव फेज नहीं बोल सकते। नेक्स्ट है M फेज। M फेज इज माइटोटिक फेज। तो M फेज है जो M फेज है जो इसको हम बोलते हैं माइटोटिक फेज। जो माइटोसिस है is seen in diploid somatic cells in animals। एनिमल्स के केस में माइटोसिस, ठीक है, ऐसे नहीं कि माइटोटिक फेज नहीं होगा, माइटोसिस है जो वो सिर्फ उनके डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स में होती है। बट जब हमने प्लांटी किया था तो आपको याद होगा हमने किया था कि एल्गी है जो वो उसका मेन डोमिनेटिंग फेज हैप्लॉइड होता है और वो गेमीट्स बनाती है फ्रॉम द हैप्लॉइड सेल्स आफ्टर माइटोसिस। ठीक है, तो जो प्लांट्स है उनमें माइटोसिस है जो ये हैप्लॉइड सेल्स में भी हो सकते हैं, डिप्लॉइड सेल्स में भी हो सकती है, बट इन केस ऑफ एनिमल्स इट अकर्स ओनली इन डिप्लॉइड सेल्स। इन प्लांट्स mitosis can occur in both haploid and diploid cells, किसी में भी हो सकती है। ठीक है, एंड गेमीट्स भी बना सकते हैं, सोमैटिक सेल्स में भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकती है। तो जो माइटोसिस इसमें बेटे M फेज है जो इसमें हमने किया 2 फेजेस हम डिस्कस करेंगे। एक होता है कैरियोकाइनेसिस दैट इज डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस दैट इज डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस से न्यूक्लियाई है जो वो डिवाइड करेंगे और 1 से 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे, और साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा और 1 सेल से 2 सेल्स है जो उनकी फॉर्मेशन हो जाएगी। जो M फेज है ना बेटे, ये हम 2 टाइप्स करेंगे M फेज की।
हम करेंगे माइटोसिस और दूसरी हम करेंगे मियोसिस। जो माइटोसिस होती है, हमने किया कि एनिमल्स में माइटोसिस सिर्फ सोमेटिक सेल्स में होती है और डिप्लॉयड सेल्स में होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एनिमल्स होते ही डिप्लॉयड है। एंड प्लांट्स में ये दोनों सेल्स में हो सकती है, हैप्लॉयड भी एंड डिप्लॉयड सेल्स में भी। ये गैमीट्स भी बना सकती है, बट जो एनिमल्स है उनमें गैमीट्स हमेशा मियोसिस से बनते हैं। तो माइटोसिस है जो इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल्स। जो दोनों डॉटर सेल्स है ये अपने पेरेंट सेल से रिजेंबल करते हैं, तो इसलिए माइटोसिस है जो, इसको हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। दिस इज नोन एज इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि इनमें एक इलेबोरेटेड प्रोसेस होती है दोनों में ही स्पिंडल फॉर्मेशन की, इसलिए इसको हम इनडायरेक्ट डिवीजन भी बोलते हैं बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल। जो मियोसिस है ये रिडक्शनल डिवीजन होती है। माइटोसिस है जो इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर्स in the formation of two daughter cells which are having both the cells, both the daughters are having same number and quality of chromosomes। तो क्रोमोसोम्स का नंबर भी चेंज नहीं होगा एंड क्वालिटी भी चेंज नहीं होगी। जबकि मियोसिस है जो इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फोर डॉटर सेल्स। 4 डॉटर्स बनते हैं इसमें, 4 डॉटर सेल्स। ऑल द सेल्स आर हैविंग reduced number of chromosomes and changed quality, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो जाती है तो डीएनए की क्वालिटी भी चेंज हो जाएगी। तो ये 2 डिविजन इंपॉर्टेंट है, माइटोसिस एंड मियोसिस। नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे माइटोसिस। नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे माइटोसिस। एक बार हम एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं। एनसीईआरटी तो यहां से शुरू करना था हमने। S or synthetic phase, synthesis phase marks a period during which DNA synthesis or replication takes place. During this time, the amount of DNA per cell doubles. DNA की amount double हुई है। If the initial amount of DNA is denoted as 2C, then it increases to 4C. However, there is no increase in chromosome number. If the cell had diploid or 2n number of the chromosome at G1, even after S phase, the number of chromosomes remains diploid. In animal cells, during the S phase, DNA replication begins in the nucleus and the centrioles duplicate in the cytoplasm. DNA की जो replication होनी है वो न्यूक्लियस में होती है, सेंट्रियोल्स ने डुप्लीकेट होना है साइटोप्लाज्म में। ड्यूरिंग द G2 phase, थर्ड फेज आ गया G2, proteins are synthesized in preparation for mitosis while cell growth continues. How do plants and animals continue to grow all their lives? Do all the cells in a plant divide all the time? Do you think all the cells continue to divide in all plants? ये छोड़ दो। Some cells in the adult animals do not appear to exhibit division, जैसे heart cells हो गए, and many other cells divide occasionally as needed to replace cells that have been lost। ये हमने कल कर लिया था। G0 phase जिसको हमने quiescent stage बोला था। Cells in this stage remain metabolically active, काम करते रहेंगे, metabolically active होंगे, but वो division नहीं करेंगे until and unless they are not called to do so, depending upon the requirement of the organisms.
In animals, mitotic cell division is only seen in the diploid somatic cells. Against this, the plants can show mitosis in both haploid and diploid cells. From your recollection of examples of alternation of generations in plants, identify plant species and stages at which mitosis is seen. ये हम already कर चुके हैं. M phase, mitotic. This is the most dramatic period of the cell cycle, involving a major reorganization of virtually all components of the cell. सेल के सारे कंपोनेंट्स की रीऑर्गेनाइजेशन होगी एम फेज में. सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल्स इज द सेम, इट इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन. क्वेश्चन आएगा व्हाई माइटोसिस इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन? बिकॉज कि पेरेंट सेल एंड प्रोजेनी सेल्स हैं, दे आर हैविंग इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्वालिटी एंड क्वांटिटी. Though for convenience, mitosis has been divided into 4 stages of nuclear division, it is very essential to understand that cell division is a progressive process and very clear-cut lines cannot be drawn between these stages. तो ये stages हम करेंगे next lecture.